दोस्तों पिछले कई सालों से अमेरिका भारतीय डिफेंस सेक्टर पर कंट्रोल पाने के लिए जो कूटनीति अपना रहा था, अब वही भारत ने भी अपनानी शुरू कर दी है। दरअसल भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसे हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जहां भारत ने सरकारी कंपनी HAL को तो इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, लेकिन अब 3 बड़ी और प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें टाटा L&T जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। फिलहाल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट की लगभग पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी C295 विमानों को बनाने का एक्सपीरियंस है। लेकिन भारत की कूटनीति यह है कि शुरुआती दिनों में इसके अंदर हम अमेरिकी F414 इंजन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में इसे हम एक दूसरे इंजन से रिप्लेस करने वाले हैं, और यही भारत की कूटनीति है। तो वहीं दूसरी खबर भारत की नई सैटेलाइट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर HAPS, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, और अब भारत अपने बॉर्डर्स पर HD क्वालिटी में वीडियोस और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए हर एक घुसपैठ, हर एक गतिविधि पर नजर रख पाएगा। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। हाल ही में मनी कंट्रोल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एमका प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ये बात तो आपको पहले ही पता चल चुकी होगी कि भारत के एमका प्रोग्राम में से सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर किया गया है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पेंडिंग ऑर्डर हैं। लेकिन DRDO के अंदर काम करने वाली ADA दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बहुत सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया, एक चेकलिस्ट बनाई, उसके बाद 3 बड़े प्लेयर्स को फाइंड आउट किया गया है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। पहली प्लेयर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा इस रेस में अकेले बोली लगा रही है। टाटा के पास पहले से ही C295 सैन्य परिवहन विमान बनाने का अनुभव है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक लंबे समय से टाटा कई ऑपरेशन संभालती आई है। दूसरी है L&T और BEL का कंसोर्टियम। L&T और पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक साथ मिलकर के इस पूरे प्रोजेक्ट की जितनी भी इंजीनियरिंग और एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम होगा, उसको तैयार करने का काम करेंगे। एंड थर्ड प्लेयर इज भारत फोर्ज। कंपनी एक अलायंस की तरह काम करेगी। भारत फोर्ज ने BEML और डेटा पैटर्न्स के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक नया कंसोर्टियम तैयार किया है, जिससे साइड सपोर्ट, जितने भी व्हीकल से रिलेटेड सपोर्ट दिए जा सकते हैं, वो सब कुछ इन कंसोर्टियम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो मेन दावेदार टाटा ही है, और टाटा ही इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अब अपने सिर पर उठा चुकी है। हम पिछले कई लिस्ट में देख चुके हैं कि टाटा जिन भी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाती है, उन्हें टाइमली पूरा किया जाता है। तो उम्मीद यही है कि टाटा को सौंपे गए एमका प्रोग्राम में हमें अच्छी और नई डेवलपमेंट्स जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे फेज की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि HAL को इस रेस से बाहर क्यों किया गया, और आगे चल के भारत को कई और चैलेंजेस तो नहीं फेस करने पड़ेंगे। दरअसल ये भारतीय रक्षा इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी बड़े फाइटर जेट प्रोग्राम में से HAL की भूमिका को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। सरकार के नियम के मुताबिक किसी भी कंपनी का ऑर्डर बुक उसकी सालाना आय से 3 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए। HAL के पास पहले से ही तेजस Mk1, तेजस Mk2 और हेलीकॉप्टर्स के इतने ऑर्डर हैं कि वो उन्हें टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कंपटीशन। सरकार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां और OEM दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप करना चाहती है, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो और नए जितने भी प्रोजेक्ट आए वहां पर जितनी भी बिडिंग लगे वो अंडर बजट हो, ताकि सरकार पर लोड ना पड़े और हम अपने डिफेंस सेक्टर को पैरेलली ग्रो भी कर पाए। वहीं दूसरे एंगल से देखा जाए तो HAL के पास ऑलरेडी मोनोपोली थी इस पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की, तो कहीं ना कहीं उसे भी रिड्यूस किया गया है। वहीं एमका प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ आंकड़े और टाइमलाइन आपको बताएं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है, और इसमें प्रोटोटाइप फेज को ही शामिल किया गया है। दूसरा, प्रोटोटाइप के नंबर क्या होंगे, तो इनिशियली रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट मॉडल होगा। पहला रोल आउट 2027-28 तक किया जाना है। पहली उड़ान 2029 तक शेड्यूल्ड है। वायुसेना में शामिल करने की बात की जाए तो 2034-35 तक इसे शामिल किया जा सकता है, और कुल विमान करीब 125 के आसपास रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 7 स्क्वाड्रन्स भारत ऑपरेट करेगा एमका की। और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम कौन सी अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कूटनीति को चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल यह विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 को टक्कर देने के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि इसका स्टेल्थ फीचर, इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक और स्पेशल कोटिंग होगी, जो कि दुश्मन के रडार इसे पूरी तरीके से स्कैन नहीं कर
कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनल वेपन बे। मिसाइलें विमान के अंदर छुपी होंगी ताकि रडार सिग्नेचर कम हो सके और कोई भी रडार इन मिसाइलों की कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल ना पाए। बिना आफ्टर बर्नर सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। और चौथा है सबसे बड़ी कूटनीति। दरअसल शुरुआती दिनों में हम इसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन पर उड़ाएंगे, लेकिन इसके बाद फ्रांस के साथ DRDO ने जो पार्टनरशिप की है कि हम एक नए इंजन को तैयार कर रहे हैं, भारत के साथ मिलकर के IP राइट्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ भारत के साथ शेयर किया जाएगा और ये इंजन भी ऑलमोस्ट 110 किलो न्यूटन का होगा। इसलिए ये स्वदेशी इंजन भारत के AMCA प्रोग्राम को पावर देगा, न कि अमेरिकी F414 इंजन। और अमेरिका ने इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी करने की कोशिश की है कि अगर ऐसा नहीं होता है, भारत स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करता है, तो डेफिनेटली अमेरिकी मोनोपोली भारतीय डिफेंस सेक्टर में कम हो जाएगी। क्या सोचते हैं आप भारत की इस कूटनीति पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ इस तरीके से है कि आपने कभी ऐसा विमान के बारे में सुना है जो कि ना पूरी तरीके से सैटेलाइट है और ना ही साधारण ड्रोन, लेकिन आसमान में लगातार 3 महीनों तक रहकर के दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर डिफेंस एक्सिबिशन काउंसिल की तरफ से भारत के HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि फिलहाल दुनिया के गिने चुने देशों के पास है और यह 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए पूरे बॉर्डर की लाइव निगरानी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह सैटेलाइट से बेहतर कैसे है, जानते हैं सारी डिटेल्स। तो इस तरीके की सैटेलाइट स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती हैं, जो कि सामान्य हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और ये उनसे काफी ज्यादा ऊपर हैं। दूसरा, इनके पंख पूरी तरीके से सोलर पैनल से लैस होते हैं। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही सोलर पैनल्स पर बेस होता है, इसलिए यह सूरज से चार्ज होते हैं और रात में इनमें लगी हुई बैटरी से ऑपरेट होते हैं, यानी कि ये कई महीनों तक आसमान में रह सकते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर इंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। साधारण ड्रोन कुछ घंटे ही उड़ते हैं, लेकिन HAPS 90 दिनों से लेकर के कई महीनों तक आसमान में उड़ान भर सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। लोग पूछते हैं कि जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं तो HAPS क्यों और क्यों ही हमें इसकी जरूरत है और क्यों इस पर पैसा लगाना। तो आपको बता दें कि इसके अंदर स्थिरता है। सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाती है, इसलिए वह एक जगह पर नहीं टिकती और HAPS एक ही जगह पर रह करके हफ्तों तक मंडरा सकता है। और अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस काम के लिए जरूरी है। दूसरा है कॉस्ट। जहां एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में करोड़ों लगते हैं, HAPS उसके मुकाबले बहुत सस्ता है और इसे जरूरत पड़ने पर वापस बुला करके अपग्रेड किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोल्यूशन। क्योंकि यह सैटेलाइट बहुत करीब यानी कि 20 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच होती है, इसलिए इसकी तस्वीरें बहुत हाई क्वालिटी और सटीकता के साथ जाती हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भारत के लिए गेम चेंजर तकनीक है, क्योंकि लद्दाख की कड़कती ठंड हो, थार का रेगिस्तान हो, HAPS बिना थके दुश्मन की हर छोटी हलचल पर नजर रख सकता है। यह अकेले 200 से 500 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख करके कम्युनिकेशन संभाल सकता है और इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिलीवर करेगा। इतनी ऊंचाई पर किसी भी रडार से इसे पकड़ पाना, किसी भी मिसाइल से इसे तोड़ पाना नामुमकिन है। इसीलिए इसे भारत का सबसे आधुनिक हथियार कहा जा रहा है। बाकी क्या सोचते हैं आप इस पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।